मैं मिल के एक मजदूर का बेटा हूँ और एक मिल में मजदूरी करता था, लेकिन यूनियन बनाने के जुर्म में बेरोजगार भी हो गया था। मेरा केस लेबर कोर्ट में चल रहा है। हर पेशी पर मैं घर से यही सोचकर जाता हूँ कि आज अपने हक में फैसला सुनकर ही मैं कोर्ट से बाहर आऊंगा। 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मुझ पर मायूसी सवार होने लगी है, क्योंकि घर में जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचकर हम लोग खाते रहे हैं, और अब घर में कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसे बेचकर गुजारा हो सके। माँ का कहना है कि 2-4 दिन में अगर मेरी नौकरी का कुछ नहीं हुआ तो बात फाकों तक पहुंच जाएगी। उनके कहने के मुताबिक अब कोई कर्ज देने वाला भी नहीं रहा है। आखिर माँ ने मुझे सब्जी मंडी में बोरे उठाने का काम करने पर मजबूर कर दिया। मैं रोज सुबह 4 बजे मंडी जाता और फिर जब 12 बजे घर आता हूँ तो मेरी जेब में इतने पैसे होते हैं कि घर आसानी से चल जाता है। हम 4-5 मजदूर मिलकर सब्जियों या फ्रूट का ट्रक खाली करते थे। अक्सर तो हम लोग 2-2 ट्रक खाली करते थे। ये काम चल गया तो फिर मुझे घर के खर्च की दिन भर फिक्र नहीं होती थी। मैं दिन भर सोता रहता था। मेरा मकान कच्चा है और मैं इसमें अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी बेरोजगारी से पहले मेरी माँ मेरा रिश्ता लेकर अपनी बहन के घर गई और फिर शबाना से बात पक्की करके वापस आई थी। शबाना मुझे पसंद थी और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो मेरी बीवी बन जाए। शबाना का हमारे घर आना जाना था। उसने मैट्रिक कर लिया था जबकि मैं मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सका था। ये एक अलग कहानी है। बहरहाल शबाना से मेरी मंगनी की अभी तारीख तय नहीं हुई थी कि मैं बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने के बाद मैंने अपनी बरतरफी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। मेरा कहना था कि मुझे गैर कानूनी तौर पर मिल से निकाला गया है और लेबर कोर्ट मेरे साथ इंसाफ करे। मेरी तरह मेरी माँ को भी उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द मुकदमा जीत जाऊंगा और फिर मेरी मंगनी हो जाएगी। मगर देखते देखते 2 साल बीत गए और फिर खाला ने एक रोज आकर कह दिया कि मैं असलम के लिए कब तक शबाना को बैठा के रखूंगी। अगर अभी कोई रिश्ता आएगा तो मैं उसकी दूसरी जगह मंगनी कर दूंगी। मेरी माँ ने फिर चंद महीने का वक्त तलब कर लिया, लेकिन मैंने गुस्से में खाला से कह दिया कि शबाना का अब कहीं से जैसे ही कोई रिश्ता आए तो वो फौरन हाँ कर दे। मेरा केस तो लंबा ही होता जा रहा है, मालूम नहीं कब फैसला हो। खाला ने मुझे घूर कर तो देखा, लेकिन मुझे कुछ कहे बिना हमारे घर से चली गई। उनके जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाई और कहा कि मुझे खाला को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। मैं जानता था कि शबाना खुद भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और जिस तरह मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ, शबाना भी अपनी माँ की अकेली औलाद है। मेरी तरह शबाना के पिता का भी देहांत हो गया है। उसके बाप को मरे हुए 12 साल हुए जबकि मेरे बाप को 10 साल हुए हैं। मेरे बाप ने विरासत में मेरे लिए सिर्फ अपना नाम छोड़ा, जबकि शबाना के पिता बहुत कुछ छोड़कर मरे हैं। शबाना नौकरी ना करती तब भी उनका घर चलता रहता। वो मजबूरी में नौकरी नहीं कर रही थी, वो वक्त गुजारने के लिए मुलाजमत कर रही थी। मुझे ये उम्मीद थी कि शादी में खाला मुझे बहुत कुछ देती, लेकिन मैं शबाना के बहुत कुछ के लिए नहीं, सिर्फ शबाना के लिए उससे शादी करना चाहता था। वो थी भी शादी के काबिल। उसका रंग गोरा था, नाक नक्शा, कद और सिडोल जिस मेरे दिल में बस गया था। मैं भी कोई बदसूरत और भद्दा नहीं हूँ, इसलिए शबाना खुद भी मुझे पसंद करती है। मेरी तरह उसकी भी तमन्ना है कि उसकी शादी मेरे साथ ही हो। मैं सोचता था कि शादी के बाद खाला को अपने ही घर लाकर रख लूंगा, वरना वो शबाना के बाद घर में अकेली रह जाती। खाला खुद भी ये बात जानती थी कि अगर शबाना कहीं दूसरी जगह ब्याही जाएगी तो वो अकेली रह जाएगी। मेरा ख्याल है जब मैंने उनसे गुस्से में कहा कि अगर कहीं से शबाना का रिश्ता आता है तो वो फौरन हाँ कर दे, तो वो खामोशी से चली गई, वरना कोई और उनसे इतनी बात करता तो वो उसकी जान को आ जाती। फिर मैंने खाला को दरवाजे तक जाकर रुखसत करते हुए ये भी कहा था, खाला जब शबाना को आप किसी और घर भेज दो तो फिर मेरे घर आ जाना, क्योंकि मैं आपका भी बेटा हूँ और अच्छे बेटे कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ते। मेरी इस बात का खाला ने कोई जवाब नहीं दिया था। उनका चुपचाप चले जाना भी मुझे मालूम नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। खाला के जाने के बाद मैं बहुत सी सोचों में खो गया। मेरी ये हालत 5-6 दिन रही और जब शबाना हमारे घर आई थी उस दिन भी मैं चारपाई पर लेटकर छत को घूरते हुए अजीब अजीब से विचारों में खोया हुआ था। शबाना की आहट पर मैंने चौंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और फिर हैरान रह गया, क्योंकि रिश्ते की बातचीत के बाद शबाना ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। उसके इस तरह आने का मतलब यही था कि खाला ने रिश्ता वाकई तोड़ दिया है। मैंने माँ से कहा कि शबाना आई है और उठकर बैठ गया।
शबाना कमरे में आ गई। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? उसने कहा, ठीक हूँ, आपसे मिलने आई थी। मेरी माँ भी शबाना के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। शबाना ने माँ से कहा, दरअसल मुझे असलम से एक काम पड़ गया है। मैंने कहा, मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? खाला तो कहती है कि मैं बेकार इंसान हूँ। मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि तू आपा की कोई बात लड़की से नहीं करेगा, जो बात करनी है तुझे तू उनसे ही करना। मैं ये कह रहा था माँ कि खाला मुझे बेकार और नाकारा समझती है, इसलिए मुझे हैरत हुई कि शबाना को मुझ जैसे इंसान से क्या काम पड़ गया। शबाना ने कहा, मैं ना मेरी माँ की बात करने आई हूँ और ना सुनने, मुझे अपनी बात करनी है। हम लड़कियों ने यूनियन बना ली है। हमने खुद एक मजदूर लीडर से मशविरा किया था। लड़कियों ने मुझे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। 4 दिन पहले यूनियन के कागजात दाखिल कर दिए गए थे। आज सुबह मुझे फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दिया गया। मैं बहुत देर गेट पर खड़ी रही। 2 बार मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने जाने ही नहीं दिया। दूसरी लड़कियां जा रही थी, लेकिन हर लड़की ने गेट के अंदर जाते हुए मुझसे कहा, अगर कल भी मुझे फैक्ट्री में नहीं आने दिया गया तो वो सब मेरे साथ ही गेट पर खड़ी रह जाएंगी। जब मैं वापस घर आने लगी तो हमारे एक इंचार्ज ने गेट से निकलकर कहा, अगर कल मैं गेट के करीब भी आई तो मेरा बहुत बुरा हश्र होगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, असल में मैं बहुत सुबह काम पर जाता हूं, वरना मैं तुम्हारे साथ फैक्ट्री के गेट पर होता, फिर देखता कि कौन तुम्हारा बुरा हश्र करता है। शबाना ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कल तुम काम पर ना जाओ। मैंने सोचते हुए कहा, ठीक है, कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा, सुबह तुम्हारी फैक्ट्री पहुंच रहा हूं। उसके बाद शबाना ने मुझे बताया कि वो सुबह 7:30 बजे फैक्ट्री के गेट पर होगी। इसका मतलब यही था कि मुझे 7:15 बजे फैक्ट्री के गेट पर पहुंच जाना था। शबाना थोड़ी देर माँ से बातें करने के बाद वापस चली गई। शबाना के जाने के बाद माँ मुझे समझाने लगी कि मुझे सब्जी मंडी का नागा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी जगह कोई दूसरा मजदूर लग जाएगा और फिर मुझे काम बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन मैंने माँ को समझा दिया कि ऐसा नहीं होगा। एक दिन तो कोई भी बीमार हो सकता है और एक दिन मजदूर मिलकर नागा करने वाले का काम कर देते हैं। इसके बाद मुझे माँ समझाती रही कि मैं खाला से जाकर कह दूं कि शबाना को काम पर ना जाने दे, जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। फिर उनके पास किस बात की कमी है? शबाना को उन्होंने मुलाजमत करने ही क्यों दी? मैंने माँ को समझाया कि मैं खाला के घर शाम में जाऊंगा। पहले सुबह शबाना के फैक्ट्री के गेट पर जाकर देखता हूँ कि कौन है जो शबाना का हशर बुरा करेगा। मेरा अपने कारखाने के मजदूरों से राब्ता कम था। हमने जो यूनियन बनाई थी वो अब बस नाम की ही रह गई थी। मैं बस हर पेशी पर कोर्ट जाता और दूसरे दिन कारखाने के गेट पर जाकर खास खास मजदूरों को बता देता था कि पेशी पर क्या हुआ। मेरे हमदर्द तो कारखाने में कई मजदूर थे। रात भर गौर करने के बाद मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं किसको अपने साथ शबाना की फैक्ट्री पर ले जा सकता हूँ। इसका इम्कान था कि गेट पर गुंडागर्दी भी हो सकती थी। ऐसी सूरत में मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। फैक्ट्री का मैनेजमेंट पुलिस को भी बुला सकता था और पुलिस वाले किसी मर्द मजदूर को फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होने ही न दें और शबाना को डरा धमका कर भगा दिया जाए। मैं सुबह फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गया। 7:25 पर शबाना आई और फिर मैंने देखा कि वो गेट के अंदर दाखिल हो गई। किसी ने उसे नहीं रोका। मैं चाहता तो हाथ हिलाकर उसे इशारा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं गेट से थोड़ी दूर खड़ा था। जब शबाना अंदर चली गई तो मुझे इत्मीनान हो गया। उसके बाद भी मैं 8 बजे तक फैक्ट्री के बाहर इसलिए खड़ा रहा कि उसे किसी वक्त बाहर भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं वापस जाने लगा। तभी मैंने फैक्ट्री से एक कार को बाहर आते देखा। वो कार मेरे करीब से गुजरी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कार की पिछली सीट पर शबाना 2 अफराद के बीच बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने सोचा कि शबाना को आवाज दूं और कार के पीछे दौड़ लगा दूं, लेकिन मैं सोचता ही रह गया और कार पूरी रफ्तार से मेरे सामने से गुजर गई। शबाना ने मेरी तरफ नहीं देखा था। थोड़ी देर तो मैं गुमसुम सा अपनी जगह खड़ा रहा। फिर मैं खाला के घर की तरफ जाने लगा। मैं उन्हें ये बात बताना चाहता था, फिर उनके मशवरे से कोई कदम उठाया जा सकता था। मैं खाला के घर 9 बजे पहुंचा। वो कहीं जाने के लिए निकल रही थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर तो घबराहट के मारे उनकी आवाज ही नहीं निकली। फिर उन्होंने मरहूम खालू के किसी रिश्तेदार हमीद साहब का नाम लेकर कहा कि वो साबिक पुलिस अफसर हैं, उनके पास चलते हैं।
उनके घर फोन भी है, वो सब मालूम करके बता देंगे। उनके घर जाकर हमने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने खाला से फैक्ट्री का नंबर लिया और फैक्ट्री फोन करके शबाना से बात करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि शबाना तो आज फैक्ट्री नहीं आई है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं वो लोग, मैंने खुद उसे फैक्ट्री में जाते हुए देखा था और कार में भी। आप उनसे कहें कि हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। मैंने ही नहीं, कई और लड़कियों ने उसे फैक्ट्री में जाते देखा था। वो सब गवाही देंगी कि वो फैक्ट्री में गई थी। उसे कार में जाते हुए भी किसी न किसी ने देखा होगा। यही सब कुछ हमीद साहब ने फोन पर कहा। दूसरी तरफ से मुसलसल इनकार के बाद उन्होंने गुस्से से रिसीवर रख दिया। फिर हम लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी। जब हम लोग थाने से बाहर आए तो 3 बज चुके थे। मुझे मजदूरों के एक जलसे में भी जाना था। मैं खाला को अपने घर ले गया। माँ ने जब शबाना के बारे में सुना तो उनकी भी हालत खराब हो गई। मैंने थोड़ी देर बाद माँ से कहा कि वो खाला के साथ उनके घर जाएं, क्या पता शबाना घर पहुँच जाए। मुझे जलसे में भी जाना था और मैंने सोचा था कि वहाँ जमा होने वाले मजदूर लीडरों से शबाना के बारे में बात करता और इस बात पर राजी करता कि वो शबाना को बरामद करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल था कि मिल एरिया के मजदूर जब गारमेंट फैक्ट्री पर पहुंचेंगे तो मालिक और मैनेजमेंट की हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद पुलिस भी ठीक तरीके से हरकत में आ जाएगी। मैं जब जलसे की जगह पहुंचा तो वहां बहुत थोड़े लोग थे। मैंने एक जान पहचान के मजदूर से मालूम किया तो पता चला कि जलसा मुलतवी हो गया है। अभी मैं उससे बातचीत कर ही रहा था कि मैंने उन दोनों को देखा। उन्हें देखते ही मेरा खून गर्म हो गया। उन दोनों के बीच में ही शबाना कार में बैठी हुई थी। मैं उनकी तरफ बढ़ा। मैंने उनके करीब जाकर उनसे पूछा, तुम दोनों गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हो? तुम दोनों वहां के सेठ के गुंडे हो? कहाँ है वो लड़की जिसे तुम दोनों अपने साथ कार में लेकर जा रहे थे? उसमें से एक ने कहा, अब मैं समझा तुम शबाना की बात कर रहे हो। वो तो हमारी मेहमान थी, हम उसे उसके घर छोड़ कर आ रहे हैं। वो तुम्हारी क्या लगती है? मैंने कहा, वो मेरी होने वाली बीवी है। अगर तुम्हारी ये बात सच नहीं हुई तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि वो शबाना को लेबर डायरेक्टर के पास ले गए थे। वहां बातचीत में थोड़ी देर हो गई और उसे 1 घंटा पहले घर छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद भी वो लोग अपनी सफाई में बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ। अगर वो घर पर नहीं हुई तो फिर मैं तुम लोगों को भी घर जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मैं वहां रुका नहीं। मुझे खाला के घर पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। शबाना खाला और माँ के बीच चारपाई पर लेटी हुई थी। उसका गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा उतरा हुआ था। मुझे देखकर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो शबाना? कहाँ ले गए थे वो लोग तुम्हें? शबाना ने धीमी आवाज में कहा, अब छोड़ो इस बात को, मैं अब घर पहुंच गई हूँ। फिर भी बताओ तो क्या हुआ था? कहाँ ले गए थे? तुमसे यूनियन के सिलसिले में जबरदस्ती कुछ लिखवा तो नहीं लिया? किसी कोरे कागज पर दस्तखत तो नहीं करवाए? मेरी माँ ने चारपाई से उठते हुए कहा, असलम वो बहुत थकी हुई है, कह रही है कि कल बताएगी। उसे अब आराम करने दो, कल हम लोग फिर आ जाएंगे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं खाला के घर रुकना चाहता था, शबाना से सारी बात मालूम करना चाहता था, लेकिन माँ की वजह से ऐसा नहीं कर सका और फिर हम दोनों घर से बाहर आ गए। मैंने बाहर आते ही माँ से पूछा, कुछ तो बताया होगा शबाना ने? माँ ने कहा, उसने जो बताया वो मेरी समझ में नहीं आया। उसने उन लोगों को कुछ लिख कर दिया है। वो कह रही थी अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। अब ये है कि वो सुरक्षित हो गई है। और मुलाजमत का तो वो कह रही थी कि उसे 10 दिन पहले ही फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। इस सिलसिले में उन लोगों ने उसे फैक्ट्री की कई लड़कियों का हल्फिया बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि शबाना ने मैनेजर के साथ बदतमीजी की थी और उसे उस जुर्म में बरतरफ कर दिया गया। लड़कियों ने लिखा है कि शबाना ने मैनेजर को सैंडल फेंक कर मारी थी। मैंने लंबी आह भरते हुए कहा, अब मैं समझ गया। उन लोगों ने शबाना को डराकर अपना काम कर दिया। इसका मतलब है यूनियन खत्म। माँ ने कहा, जहन्नम में गई यूनियन, बच्ची की जान तो बच गई। अब तू इससे उल्टी सीधी बात मत करना। वैसे भी उसे मुलाजमत की जरूरत नहीं है। आपा ने उसे अपनी मर्जी से मुलाजमत की इजाजत नहीं दी थी। वो तो उसने बहुत जिद की तो वो तैयार भी हो गई। अगर वो मुलाजमत नहीं करती तो अब तक उसकी शादी हो जाती और वो अपने घर में राज करती। इसी किस्म की बातें करते हुए हम लोग अपने घर पहुंच गए। उस रात मैं देर तक शबाना के बारे में ही सोचता रहा। उसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं आया था।
मैं सोच रहा था कि इतने बदमाश लोग उसे कैसे छोड़ सकते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि सिर्फ डरा धमका कर ही यूनियन खत्म करवानी थी, तो फिर ये काम फैक्ट्री के अंदर भी हो सकता था। वो लोग उसे कार में क्यों और कहाँ ले गए थे? उसने कहा तो था कि वो लेबर डायरेक्टर के दफ्तर ले गए थे, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं था। मेरा ख्याल था कि ये सारे काम फैक्ट्री में ही हो सकते थे। शबाना ने फैक्ट्री जाने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी नौकरी 10 दिन पहले खत्म हो गई है। अगर ऐसा था तो फिर मेरे पास क्यों आई थी और ये क्यों कहा था कि उसे फैक्ट्री में दाखिल होने नहीं दिया गया? एक बात और मैंने सोची, शबाना को देखकर ये अंदाजा तो हो रहा था कि जैसे वो अंदर से टूट फूट गई हो, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि ऐसा कोई तासुर उसके चेहरे पर न आए। लेकिन चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा था। रात गुजरती रही और मैं सोचता रहा, फिर मालूम नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह 4 बजे उठकर मैं सब्जी मंडी गया। मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। मैंने बेदिली से काम किया और जब घर में आया तो मेरा दिल माँ से बात करने को भी नहीं चाह रहा था। माँ ने कहा कि जल्दी से खाना खा लो, हमें आपा के घर भी जाना है। मैंने कहा तुम चली जाना, खाला के घर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन माँ नहीं मानी और मुझे उनके साथ खाला के घर जाना ही पड़ा। खाला का घर हमारे घर से बहुत बड़ा और पक्का था। उसमें 4 दुकानें भी थी और छत पर 4 दीवारी इस तरह बनाई गई थी कि गर्मियों के मौसम में 10-12 चारपाइयां डालकर सोया जा सकता था। खाला और शबाना ऊपर नहीं सोते थे, लेकिन घर में मेहमान आ जाएं तो उन्हें सुलाया जा सकता था। जब हमने दस्तक दी तो खाला ही ने दरवाजा खोला था। अंदर दाखिल होने के बाद मैंने शबाना को इधर उधर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। खाला ने मेरे पूछने पर बताया कि शबाना को रात में बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर घर पर आया था, उसने इंजेक्शन लगाया, तब जाकर वो सो पाई है। खाला ने हमसे कहा, मुझे एक मशवरा करना था। मेरा इरादा इस बार हज पर जाने का है। शबाना के अब्बा की भी ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो नहीं रहे तो मैं सोच रही हूँ कि ये फर्ज भी अदा कर दूं। माँ ने कहा, लेकिन आपा हज में तो अभी बहुत वक्त है, फिर शबाना की शादी भी करनी है। पहले मैं शबाना की शादी करूंगी और फिर उसे रुखसत करने के बाद हज पर जाने की तैयारी कर लूंगी। उसके बाद ही खाला ने बताया कि वो शबाना का हाथ मेरे हाथ में देने का फैसला कर चुकी है, और ये भी कि शादी के बाद मुझे उनके घर में रहना पड़ेगा। अपना घर वो मेरे और शबाना के नाम कर देंगी। माँ को अपना घर बेच देने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि उससे जो रकम आएगी वो मेरी शादी में काम आ जाएगी। वो ऐसे बात कर रही थी कि उनकी बातों को ना मानने का सवाल ही नहीं था। यूं लग रहा था जैसे हर बात वो हमारी भलाई के लिए ही कह रही हो। मेरी माँ ने कहा, मैं घर तो नहीं बेचूंगी आपा, कच्चा मकान है, लेकिन असलम के बाप की निशानी है। खाला ने कहा, मेरा इतना बड़ा घर है, तुम भी इस घर में रहना। मैं तो घर बेचने का मशवरा इसलिए दे रही थी कि वो रकम असलम की शादी में काम आ जाएगी। फिर बाप का मकान बेटे की शादी के काम आता है तो ये कोई खराब बात तो नहीं। फिर भी तुम सोच लो। फिर खाला उठकर दोबारा मकान के अंदरूनी हिस्से में चली गई। उसने हमें बाहर ही बिठा रखा था। मैं एक नज़र शबाना को देखना चाहता था, इसलिए मैं भी उठने लगा तो माँ ने मुझे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं खाला के पीछे जाऊं। मैंने कहा, जब आए हैं तो बीमार शबाना को भी देख लेते। माँ ने कहा, अब तुम्हारा जाना ठीक नहीं, चलते वक्त मैं देख लूंगी उसे। खाला ने चाय के प्याले हमारे सामने रखते हुए ये कहा कि शबाना अभी तक गहरी नींद सो रही है। उससे शायद उनका ये मतलब था कि हम उसे देखने की ख्वाहिश ना करें। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि माँ शबाना को देखने की बात करेगी, लेकिन माँ चाय पीकर उठ गई और मैं सोचता ही रह गया। मगर माँ घर से बाहर आ गई और फिर हम अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचकर मैंने माँ से कहा कि हमारे पास शादी करने के लिए तो पैसे नहीं हैं। माँ ने कहा, खाला ने ठीक ही मशवरा दिया है, हमें अपना मकान बेच देना चाहिए। जब आपा अपना मकान तेरे नाम कर रही है तो फिर इस मकान का क्या करेंगे? इनका मकान बहुत बड़ा है, 4 कमरे हैं, किसी एक कमरे में मैं पड़ी रहूंगी। मैंने माँ से कहा, तुम अच्छी तरह सोच लो माँ, मेरे मुकदमे का आज नहीं तो कल फैसला होगा। फिर इतनी रकम मुझे मिल जाएगी कि शादी आसानी से हो जाए। मुझे बेकारी के पूरे दिनों की तनख्वाह मिलेगी। मैंने हिसाब लगाया है, वो रकम बहुत होती है। तेरा मुकदमा गया भाड़ में, इतने अरसे से आजकल आजकल हो रहा है। बस मैं आपा के मशवरे पर अमल करूंगी। मैंने कहा, क्या हम शादी से पहले ही उनके घर चले जाएंगे? लोग क्या बोलेंगे? वो मेरी बहन का घर है, फिर वो तुम्हारा घर भी हो जाएगा। और आपा हज पर जा रही है, सब कुछ हमारे सुपुर्द करके।
रात में सोने से पहले मैं सोचता रहा कि अचानक खाला को हज पर जाने और अपना घर मेरे नाम करने का ख्याल क्यों आया। पहले कभी उन्होंने हज पर जाने की बात नहीं की थी। जहां तक शबाना की शादी मुझसे करने की बात है तो वो इसके लिए तैयार तो थी, लेकिन उन्होंने शबाना की शादी कहीं और करने की बात भी की थी और ये धमकी भी देकर हमारे घर से गई थी। दोबारा हमारे घर वो शबाना पर फैक्ट्री का गेट बंद होने के बाद ही आई थी और फिर अचानक उन्होंने बहुत सारे फैसले कर लिए थे। और खास बात ये थी कि उनका हर फैसला मेरे हक में जाता था। उन बातों पर मैंने बहुत गौर किया और सिवाय इसके और कोई बात समझ में नहीं आई कि वो हज करना चाहती है और ये कि कहीं से इतने कम वक्त में शबाना का रिश्ता आना और उसकी शादी हो जाना मुमकिन नहीं था। फिर शादी हो भी जाती तो वो अपना सब कुछ किसी गैर के हवाले करने की बजाय अपनी बहन के बेटे और अपनी बेटी को देना चाहती है। उस रोज के बाद मैं खाला के घर नहीं गया, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे माँ से मालूम पड़ा कि शबाना की तबीयत अब बेहतर है और खाला ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग शादी कर ले और खाला के घर में आ जाएं। ये भी माँ ने मुझे बताया कि खाला ने किसी एजेंट के जरिए अपने हज पर जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और शादी के चंद रोज बाद ही वो हज पर चली जाएंगी। हज में अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने पहले हज पर कैसे जाएंगी। माँ के कहने पर मैंने मकान फरोख्त करने की बातचीत शुरू कर दी, लेकिन सही कीमत पर इतनी जल्दी मकान फरोख्त करना मुश्किल था। लोग कम से कम कीमत देने की कोशिश करते थे और मैं औने पौने मकान बेचने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैंने माँ से बात की कि इतनी जल्दी मकान बेचा नहीं जा सकता। अगर खाला हमारा मकान रखकर इतने पैसे दे दे के शादी आसानी से हो जाए तो फिर मकान जैसे ही फरोख्त होगा उनकी रकम उन्हें वापस कर दी जाएगी। उसी दिन माँ खाला के घर गई और जब रात में घर आई तो बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि खाला ने बात मान ली है, लेकिन जो रकम खाला हमें देंगी उसमें से देगी जो उन्होंने हज के लिए रखी है। दूसरे दिन से ही हम लोगों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। शादी की तैयारी में हमें एक हफ्ता भी नहीं लगा। जिस दिन शादी की तारीख लेने हम खाला के घर गए उस दिन ही मेरे मुकदमे का फैसला मेरे खिलाफ हो गया। कोर्ट से जब मैं घर पहुंचा तो दिमागी तौर पर बहुत परेशान था, लेकिन मैंने सोच रखा था कि इसका जिक्र माँ से नहीं करूंगा। उस रोज शाम को हम लोग शादी की तारीख लेकर घर आए। तारीख 4 दिन बाद की थी। बारात मेरे घर से जा रही थी, लेकिन हमारे घर में आने वाली नहीं थी। खाला ने अपना घर मेरे और शबाना के नाम कर दिया था। उसके कानूनी कागजात निकाह के बाद मेरे हवाले किए जाने थे। जिस दिन बारात हमारे घर से खाला के घर गई वो दिन हमारा अपने घर में आखिरी दिन था, क्योंकि मकान का सौदा हो गया था और पूरी रकम मुझे शादी के बाद मिलने वाली थी। मकान का सौदा इतनी रकम में हुआ था कि खाला से ली हुई रकम अदा करने के बाद भी मेरे पास इतने पैसे बचते कि मैं शबाना का मजीद जेवर बना सकता था। शादी के बाद मैं खाला के घर ही रुक गया था। खाला ने हमारे लिए तो कमरे खाली कर दिए थे। एक कमरे में मेरी माँ थी और एक कमरे में शबाना और मैं। सुहागरात अच्छी से गुजर गई, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि शायद शबाना को शादी की ज्यादा खुशी नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों उसका हर अंदाज खोखला लग रहा था। उसका मुस्कुराना, हंसना, बोलना और सुहागरात में उसका अंदाज यूं लगता था जैसे वो किसी खौफ के असर में है। मैंने पूछा भी कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यूं लगा जैसे वो बात टाल रही हो। उसके बाद मैंने ऐसे कई सवाल किए कि वो खुलकर बात करे, लेकिन वो मुसलसल टालती रही और फिर हम लोग सो गए। सुबह शादी के घर में एक हंगामा था। तमाम रिश्तेदार घर में थे। शादी के तीसरे दिन हमारा रिसेप्शन था और मेहमान 3 दिन तक रहने वाले थे। रिसेप्शन हो गया, मेहमान चले गए। अब घर में शबाना, खाला और माँ रह गए थे। शादी के एक हफ्ते बाद मैं खाला को हज पर रवाना करने और दीगर कार्रवाई में उलझ गया। इस तरह 2 महीने देखते देखते गुजर गए। मेरे ख्याल में 2 महीने मियाँ बीवी को समझने के लिए खासा वक्त होता है, लेकिन ये 2 माह में भी मुझे शबाना का रवैया समझने में कम लगे। वो समझ में नहीं आ रही थी। वो अक्सर खोई खोई रहती थी। घर का काम करने, मेरी दिलजोई करने और माँ का ख्याल रखने में वो कोई कमी नहीं रहने देती, लेकिन मालूम नहीं क्यों मुझे एहसास होता कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कहती नहीं। वो मुझसे दूर रहना चाहती है मगर रह नहीं सकती। उसकी खुशी में कोई खोट है। शादी के 3 महीने बाद जब खाला की हज की रवानगी में 2 दिन रह गए तो शबाना ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर ने मुझे बहुत खुश कर दिया और इस खुशी में मैं 10 दिन तक सब्जी मंडी भी नहीं गया। खाला भी बहुत खुश थी। उस दिन माँ ने
पुलाव बनाया, बच्चों में मिठाई बांटी। उस शाम खाला ने मुझसे कहा, अब तो मैं जा रही हूँ, तुम शबाना का ख्याल रखना। वैसे मेरा इरादा हज के बाद वहाँ रुकने का था, मगर अब मैं फौरन ही आ जाऊंगी। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वापस कब तक आना हो। कुछ पैसे शबाना के पास हैं, फिर दुकानों का किराया तो आता रहेगा। अगर कोई बुरा वक्त पड़े तो तुम आंखें बंद करके रकम खर्च करना। ये सब तुम्हारा और शबाना का ही है। उसके बाद खाला हज पर चली गई। उनके जाने के बाद शबाना और भी ज्यादा उदास हो गई थी। फिर मैं दिन रात उसकी दिलजोई में लग गया। माँ भी रात दिन कहती थी कि मैं शबाना को खुश रखा करूँ, वरना बच्चे की पैदाइश में तकलीफ होगी। इन दिनों औरत को बहुत खुश रखना चाहिए। शबाना भी शायद मेरा और माँ का दिल रखने के लिए हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसके अंदर की तकलीफ और उदासी मुझे उसकी आंखों में नजर आती थी। उन दिनों भी मैंने उससे कई तरीकों से बहुत पूछा। मैं उसके अंदर की बात जानना चाहता था, लेकिन वो तो जैसे हंसता मुस्कुराता हुआ पत्थर का बुत बन गई थी। मुंह से कुछ बोलना उसे जैसे आता ही नहीं था। मैं उसके लिए फ्रूट और दूसरी चीजें भी लाता, लेकिन वो बस नाम के लिए ही खाती थी। मैं ये सब करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। दिन गुजरते रहे। बच्चे की पैदाइश से पहले खाला की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन शबाना को मैटरनिटी होम में दाखिल करने तक खाला नहीं आई थी। आखिरी दिनों में शबाना की हालत बिगड़ गई थी। बच्चे की पैदाइश से 10 दिन पहले ही उसे दाखिल कर लिया गया था। उसके बाद तो माँ मैटरनिटी होम की ही होकर रह गई थी। मैं भी शाम से रात गए तक वहां रहता और फिर रात घर आ जाता था। मैंने शबाना के लिए अलग कमरा लिया था। जब मैं शबाना के कमरे में जाता तो वो बगैर कुछ कहे मेरी तरफ तकती रहती थी। बहुत देर देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहते। मैं उसकी तबीयत का पूछता तो एक उदास सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभर आती थी और वो धीरे से कहती, बस ठीक हूँ। जब मैं शबाना के पास होता तो माँ कमरे से बाहर निकल जाती थी। उस दिन भी जब शबाना ने मुझे अपने दिल की बात बताई थी, माँ कमरे से बाहर थी। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, असलम, ऐसा लगता है जैसे अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बातें जबान से नहीं निकालते, अल्लाह खैर करेगा। मेरा ख्याल है अभी बच्चे की पैदाइश में बहुत वक्त है। तुम्हें क्योंकि कमजोरी बहुत है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। शबाना ने अपने लबों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया और फिर बोली, बस आज तुम मेरी बात सुन लो। तुम्हें जो कहना है उसे मेरे मरने के बाद कहना। मेरे पास वक्त कम है। फिर उसने अपने पेट की तरफ इशारा करके कहा, ये बच्चा मेरा ख्याल है, तुम्हारा नहीं है। उसकी आवाज इतनी कम थी कि मुझे उसके मुंह के करीब कान लगाना पड़ा था। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। उसने बताया कि जब उसे 2 लोग फैक्ट्री से कार में बिठा कर ले गए थे, फिर जब वो घर आई तो जैसी गई थी वैसी वापस नहीं आई थी। उन लोगों ने न सिर्फ उसे बेआबरू किया था, बल्कि धमकी भी दी थी कि अगर उसने जबान खोली तो वो मुझे, मेरी माँ और मेरी खाला को घरों में जला देंगे या चलते हुए रोड पर गोलियों से भून देंगे। उन्होंने उससे ये भी कहा था कि उसकी नौकरी सलामत है, वो काम पर आ सकती है। ये सारी कहानी उसने खाला को सुनाई थी और खाला ने भी उसे जबान बंद रखने का कहा था और उसे कसम भी दी थी। शबाना ने कहा, मैंने बड़ी किताब पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि ये बात किसी को, यहाँ तक के अपने शौहर को भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर अपनी कसम तोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज मैंने अपनी कसम तोड़ दी, इसलिए कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। उसने ठीक ही कहा था। मैं बेड से उठकर लेडी डॉक्टर को बुलाने गया और जब मैं लेडी डॉक्टर के साथ वापस आया तो शबाना मर चुकी थी। लेडी डॉक्टर का ख्याल था कि उसका कमजोर बच्चा पहले मरा और फिर वो मर गई। माँ की जो हालत हुई उसका तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तो काफी देर तक सकते की कैफियत में रहा और फिर जैसे पागल सा हो गया। रात को 9 बजे शबाना की लाश लेकर हम लोग घर आए थे। 8 महीने में ये खेल खत्म हो गया। 8 महीने पहले शबाना मेरे निकाह में आई थी और जिस सुहागरात वाले कमरे में हमने रात गुजारी थी, उसी कमरे से उसका जनाजा उठा। खाला शबाना के मरने के कई दिन बाद घर आई थी। हम दोनों माँ बेटे खाला को लेने नहीं जा सके थे। मेरी हालत ही इस काबिल नहीं थी कि मैं कहीं जा सकता था और फिर ये सोच सोच कर मुझ पर जुनून तारी होता था कि खाला ने ये सब क्यों किया। वो सारी बातें माँ को या मुझे बता सकती थी। मैं ये सुनने के बाद भी शबाना को अपना लेता, लेकिन उन्होंने मकान और रकम का लालच देकर मुझे धोखा दिया और खुद अपने उस गुनाह की माफी मांगने हज पर चली गई।
खाला को शबाना के मरने की खबर शायद पहले ही मिल चुकी थी। वो रोते और छाती पीटते हुए घर में दाखिल हुई थी। मेरे दिल में तो आया कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूं जो शबाना ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने ये सब कुछ अपनी माँ को भी नहीं बताया। खाला कई रोज तक अपनी बेटी को याद करके रोती रही और फिर उन्हें सबहा गया। शबाना के मरने के बाद मेरी माँ की यही तमन्ना थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। फिर पहले खाला और उसके बाद मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। शबाना के इस बड़े से घर में मैं आज भी अकेला रहता हूँ। इस तन्हाई में मैंने 12 साल गुजार दिए। अब पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन और बचे हैं, वो भी मैं अकेला ही गुजार लूंगा, क्योंकि शबाना की याद कभी कभी आकर मुझे जीने का हौसला देती रहती है।